नमस्कार। मैं हूँ जैतून। मैं आज आपके साथ सेंसस फॉर्म यानी कि जनगणना फॉर्म भरूंगी। आपको पूरी जानकारी हिंदी में हमारे वेबसाइट पे मिल सकती है। आपको census.abs.gov.au में जाना पड़ेगा। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ खास जानकारी जनगणना के बारे में बताना चाहती हूँ। हर 5 साल में ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स गिनती करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग हैं और उनकी घर गृहस्थी की व्यवस्था कैसी है। इसे सेंसस यानी कि जनगणना कहते हैं। इस साल में सेंसस मंगलवार 10 अगस्त को होगी। शायद ये सवाल आपके दिमाग में होगा कि इस इंफॉर्मेशन के साथ होगा क्या। सेंसस आंकड़ों से काफी मदद होती है प्लानिंग करने में, हमारे हमारे परिवारों में और समाजों में, जैसे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सुधार लाने में ये सारी इंफॉर्मेशन इस्तेमाल किया जाता है। सेंसस अनिवार्य है यानी कि कंपल्सरी है। आपको अपने फॉर्म में सभी लोगों का शामिल करना पड़ेगा जो आपके घर 10 अगस्त को होगा। किसी रिश्तेदार हो या दोस्त हो, बाहर देश से कोई मेहमान आया हुआ, छोटे बच्चे हो या घर में बेबी हो, उसको भी शामिल कीजिए। सेंसस आपकी निजी जानकारी कानूनी तौर से सुरक्षित रखता है और किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ बांटा नहीं जाएगा। आप और आपके परिवार की पहचान सेंसस फॉर्म के द्वारा सुरक्षित है। अगर आपको कोई सहायता चाहिए हिंदी में, तो आप हमारे जो ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटिंग सर्विसेज है यानी कि TIS नेशनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 131450। मैं नंबर आप फिर से बताती हूँ, 131450। आप शायद ये वीडियो कोविड-19 लॉकडाउन में देख रहे हो। अगर ये बात है तो कृपया सुरक्षित रहिए। हमने बहुत सारी जानकारी इस फॉर्म के बारे इस ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो में रखी है। ये रिकॉर्डिंग आपको सहायता देगी हिंदी में सवाल को समझने में। हम आपसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं और आप ये कैसे जवाब दे सकते हैं। बहुत जरूरी है नोट करनी है कि ये फॉर्म इंग्लिश में है। आपको ये फॉर्म इंग्लिश में भरनी भी है। ये सेंसस फॉर्म में 65 यानी 65 क्वेश्चंस है। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दरअसल ये वीडियो में है। आप किसी भी समय इस वीडियो को रोक कर दोबारा देख सकते हो। अब हम चलेंगे सेंसस फॉर्म की तरफ। सेंसस शुरू करने से पहले आप कोई अपनी फॉर्म आपको अपनी फॉर्म तैयार रखनी पड़ेगी। अब तक तो इंस्ट्रक्शंस आपके पोस्ट में आ चुकी होगी। ये एक लेटर होगा जो आप ऑनलाइन भर सकते हो या तो पेपर फॉर्म में। अगर आप ऑनलाइन भरने जा रहे हो तो आपको सेंसस इंस्ट्रक्शन लेटर जो है वो चाहिए और सेंसस नंबर एक टेम्पररी पासवर्ड के साथ। आपको एक दूसरी डिवाइस भी चाहिए जिसमें कि आप ये वीडियो देख सके। तो आप या तो फोन लीजिए या तो अपना लैपटॉप लीजिए, जो भी आपके पास है वो यूज कीजिए। आपको www.census.abs.gov.au में जाना पड़ेगा ये ऑनलाइन करने के लिए। मैं फिर से ये वेबसाइट बताऊंगी, www.census.abs.gov.au। सेंसस नंबर और टेम्पररी पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। आपको एक नई पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा।
ये स्टेप आप फॉलो कीजिए और अपना स्टार्ट सेंसस बटन दबाइए। अगर आप ये पेपर फॉर्म में भर रहे हो तो आपको एक ब्लैक या ब्लू, काला या नीला पेन की जरूरत पड़ेगी। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉक्सेस में मार्क करनी पड़ेगी। कुछ भी टिक मत कीजिए। आपको कैपिटल लेटर्स और एक लेटर एक बॉक्स में डालना पड़ेगा। आप अगर आपको स्पेस छोड़नी है तो एक बॉक्स ब्लैंक ही छोड़ दिए। रात याद रखिए कि ये इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, आप डायगोनल लाइन खींच सकते हैं बॉक्स के पास और दूसरी एम्प्टी बॉक्स चले जाओ। अगर आपके पास पेपर फॉर्म है लेकिन आपने डिसाइड किया कि अब मुझे ऑनलाइन करनी है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अपना सेंसस नंबर और टेम्पररी पासवर्ड जो दिए गए हैं वो ऊपर डालना पड़ेगा और जो स्टेप्स मैंने पहले स्टेप 1 में एक्सप्लेन किए हैं आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर फॉर्म मंगवानी है तो आप 131450 पर कॉल कर सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं, ये जो 131450 नंबर है आपको बहुत काम आएगा। ये हमारी ट्रांसलेटिंग और इंटरप्रेटिंग सर्विसेज है। आप वीडियो पोस्ट कर सकते हैं जिसमें कि आप तैयार हो सकते हैं अगर कुछ बदली करनी है। आपको याद रखनी है कि शुरू करने से पहले आपको सेंसस इंस्ट्रक्शन लेटर चाहिए, एक दूसरी डिवाइस या तो पेपर फॉर्म और एक नीला या काला पेन चाहिए। चलो अब सेंसस सवालों के तरफ चले। अब सेंसस सवालों के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन 1, एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूं, ड्वेलिंग लिखा हुआ है काफी जगह। ड्वेलिंग को निवास यानी कि आपका निवास स्थान को बोलते हैं, यानी कि आपका घर का। पेपर फॉर्म में क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 में ये रिफर किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन 1 जो है, आपका निवास स्थान यानी कि घर का पता क्या है? ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको अपनी आ, घर का पता यानी कि फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, यूनिट हो, स्ट्रीट नंबर लिखनी पड़ेगी आपकी, सबर्ब लिखनी पड़ेगी, अपना स्टेट लिखना पड़ेगा, पोस्ट कोड है, और या तो अपना बिल्डिंग का कोई नाम हो वो भी लिखना पड़ेगा। आपके घर के बारे में हम कुछ और सवाल बाद में करेंगे, लेकिन अभी यही सब है। अब हम क्वेश्चन 2 पे जाएंगे। क्वेश्चन 2 है, मंगलवार रात 10 अगस्त को कौन कौन घर पे थे, यानी आपके घर पे कौन कौन ठहरे थे? सिंपल सी है ये, आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 है कि तीसरा सवाल है, मंगलवार रात 10 अगस्त को सब मिलाकर कितने लोग घर पे थे? ये सवाल मैं आप सबको इंक्लूड उन सबको इंक्लूड कीजिए जो आपके घर पे थे, चाहे वो आपके फैमिली रिश्तेदार थे, या तो आपके हस्बैंड वाइफ थे, या तो बच्चे थे, टीनेजर थे, और कोई बाहर से आया हुआ रिलेटिव था, जो भी आपके घर पे रात में थे। अगर कोई शिफ्ट वर्क कर रहा हो और वो उस रात को घर पे नहीं थे और वो 11 अगस्त को घर पे लौटे, उनको भी आप ऐड कीजिए। क्वेश्चन 4, 10 अगस्त की रात को कौन घर पे नहीं था जो आम तौर पे घर पे रहता है? क्वेश्चन 5, रात 10 अगस्त
अगस्त को सब मिला के कितने लोग घर पे नहीं थे? अभी तो लॉकडाउन है तो काफी लोग घर पे होंगे, लेकिन अगर नहीं होगा, जैसे कि कोई अगर छुट्टी पे हो या तो ओवरसीज गया हुआ है, काम पे हो, या जैसे अस्पताल में हो, या तो कहीं और ओवरनाइट के लिए गए हैं, आप उनको सब लिखिए। स्टूडेंट्स जो बोर्डिंग स्कूल में होंगे, बच्चे जो शेयर्ड अरेंजमेंट कहीं और पे होंगे, ये सब आप लिखिए। अगर कोई भी घर से बाहर नहीं था तो नो वन अवे आप चुनिए अपने आंसर में। चलो अब हम क्वेश्चन 6 to 11 के तरफ चलते हैं। ये निजी जानकारी लोगों के बारे में पूछेंगे। आपको याद करना पड़ेगा कि पर्सन 1 और पर्सन 2 आपने फॉर्म में किसको लिखा है। पर्सन 1 अडल्ट होगा, जो जिसका रिश्ता सब घर वालों के साथ होगा। ये ज्यादातर पेरेंट ही हो सकता है। और जो पर्सन 2 to 6 होता है, वो अगर आपने पर्सन 1 अपने हस्बैंड को बनाए है तो ये वाइफ ही होगा पर्सन 2। और 2 to 6 ज्यादातर बच्चे होंगे आपके घर में। अगर बेबी है वो होंगे, टीनेजर होंगे, कोई हाउसमेट होगा, या तो कोई मेहमान आया हुआ है, परिवार का कोई भी हो सके। अगर आपके घर में 6 से ज्यादा लोग इस एड्रेस पर है तो आपको ज्यादा फायदा पड़ेगा कि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन ही भरें। आप फॉर्म नंबर 1-800-130-250 पर कॉल कर सकते हो और फॉर्म आप मांग सकते हो। क्वेश्चन 6, उनका नाम बतलाइए जो रात 10 अगस्त को आपके घर पे रुके थे। इसमें आप सभी लोगों को शामिल करेंगे, उनका पहला और आखिरी नाम लिखेंगे। घर में अगर छोटा बेबी है, उसका नाम अभी नाम दिया गया नहीं है तो उसको उनका फर्स्ट नेम बेबी ही लिखेंगे और सरनेम तो आप अपना नाम लिखेंगे। अगर कोई अपनी सेपरेट फॉर्म भरना चाहता है, ये भी हो सकता है। याद कीजिए कि आपकी कोई जानकारी किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 7, ये क्वेश्चन है कि आप पुरुष है या महिला है, या तो नॉन बाइनरी सेक्स है। ये सवाल से आंकड़ा बटोरा जाता है कि आपकी लिंग क्या है। तो और हमने ये जो नॉन बाइनरी सेक्स लिखी हुई है, ये दरअसल उन लोगों के बारे में है जो अपने आप को स्त्री या पुरुष नहीं मानते हैं। क्वेश्चन 8, अब आपका जन्म की तारीख और उम्र क्या है? उम्र यानी कि सेंसस नाइट का जो भी है आपका उम्र वही लिखना पड़ेगा। अगर बच्चा 1 साल से कम का हो तो आप डेट ऑफ बर्थ 0 ही एंटर कीजिए। अगर किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं, जो भी आप सबसे नजदीक से याद कर सकते हैं वही लिख दीजिए। क्वेश्चन 9, आपका क्या रिश्ता है जो वो पर्सन नंबर 1, मैंने पहले बोला था कि नंबर 1 को आप याद कीजिए क्योंकि उसके बारे में हम फिर पूछेंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपका क्या रिश्ता है जो पर्सन नंबर 1 और नंबर 2 इस फॉर्म में है। अगर आप नंबर 1 है तो आप किसी के नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि आप नंबर 1 ही है फॉर्म में। अगर इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा जवाब है तो सबसे करीबी रिश्ता जो भी है वही लिखिए।
अगर आपका रिश्ता नंबर 1 और नंबर 2 के साथ नहीं लिखा है तो आप प्लीज स्पेसिफाई के नीचे लिख सकते हैं वो क्या रिश्ता है। क्वेश्चन 10, आपका विवाहित स्थिति क्या है? कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जो भी अच्छी तरह से लागू है आपको वही चुन सकते हो। मैरिड हो यानी कि आपकी कानूनी तौर से शादी हो चुकी है। अगर आप बच्चा हो तो शादी नहीं हुई है तो आप नेवर मैरिड सेलेक्ट कीजिए। अगर किसी व्यक्ति का डिवोर्स हुआ हो या तो विडोड है यानी कि विधवा है और ये व्यक्ति ने दूसरी शादी की है तो आप मैरिड सेलेक्ट कीजिए। अगर किसी व्यक्ति का डिवोर्स हो चुका है और उसने दूसरी शादी नहीं की लेकिन वो एक लिव इन यानी कि डिफेक्टो रिलेशनशिप में है तो आप डिवोर्स्ड सेलेक्ट कीजिए। अगर किसी व्यक्ति डिफेक्टो रिलेशनशिप में है और उसका पहले कानूनी तौर से शादी नहीं हुई है तो आप नेवर मैरिड सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन 11, ये व्यक्ति क्या एबोरिजिनल या टोरस स्ट्रेट आइलैंडर ओरिजिन का है? ये आपको लिखना पड़ेगा हाँ या ना में। क्वेश्चन 12 है कि लोग कहाँ रहते हैं? ये जो व्यक्ति है ये कहाँ रहते हैं? ये सवाल आपकी असली घर का पता पूछ रहा है। कुछ लोग शायद घर पे नहीं है सेंसस की रात। अगर आप सेंसस फॉर्म अपने घर पर ही भर रहे हो तो आप सेम एस क्वेश्चन 1 लिखिए। अगर आपके पता कुछ और भी है तो आप एल्सवेयर इन ऑस्ट्रेलिया लिखिए। अगर आप बाहर देश से आए हुए यानी कि इंटरनेशनल विजिटर हो और आप 1 साल से कम के लिए आए हो तो आधा कंट्री लिखिए। क्वेश्चन 13, ये व्यक्ति 1 साल पहले यानी कि 10 अक्टूबर 2020 को कहाँ रहते थे? क्वेश्चन 14, ये व्यक्ति 5 साल पहले कहाँ पर रहते थे यानी कि 10 अगस्त 2016 को? ये पूछने के कुछ कारण है जैसे कि हम समझ सकते हैं कि लोग जैसे शॉर्ट टर्म माइग्रेशन पैटर्न क्या है और इसका प्रभाव समाज में क्या है। और जो 5 साल से मूव हुए हुए उनके लिए ये भी हम समझना चाहते हैं कि ये 5 साल में हुआ क्या है। आपका पता अगर बदले है क्यों बदले है, ये हमें ये पॉपुलेशन मूवमेंट ओवर टाइम पता चलता है। क्वेश्चन 15 टू 23 आपका विरासत के बारे में है कि क्या आप ऑस्ट्रेलियन नागरिक हो यानी आपके पास ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हो। अगर जवाब हाँ है तो यस ऑस्ट्रेलियन सिटीजन लिखिए, अगर ना है तो ना ही रहेगा। अगर आपके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, कुछ लोगों के पास जैसे 2 देश की पासपोर्ट होती है तो आप यस ऑस्ट्रेलियन सिटीजन चूज कीजिए। क्वेश्चन 16 यानी कि आपकी पैदाइश कौन सी देश में हुई है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड, इंडिया, फिलीपींस, वियतनाम और इटली है। अगर इस व्यक्ति का पैदाइश लिस्टेड नहीं है तो आप आधा सेलेक्ट कर सकते हैं और क्योंकि वहां पर प्लीज स्पेसिफाई लिखा हुआ है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसकी पैदाइश कहाँ पर हुई है। चाइना ऊपर चॉइस में नहीं
है तो आप स्पेसिफाई बॉक्स में कर सकते हैं। चाइना है, हांगकांग है, मकाओ है या ताइवान है। क्वेश्चन 17, कौन साल में यह व्यक्ति पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए रहने के लिए, 1 साल और ज्यादा के लिए? ये क्वेश्चन, ये सवाल जो है उनको लागू करता है जिसकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया से बाहर हुई है। कौन साल में इस व्यक्ति पहली बार ऑस्ट्रेलिया आए थे, यह भी लिखना पड़ेगा। माता पिता की पैदाइश। क्वेश्चन 18, कौन से देश में इस व्यक्ति का पिता का पैदाइश हुई है? क्वेश्चन 19, कौन सी देश में इस व्यक्ति की माता की पैदाइश हुई है? अगर उनकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया से बाहर हुई है तो आप कंट्री जरूर लिखिए आधा के नीचे, जैसे कि प्लीज स्पेसिफाई जहां पर लिखी हुई है। क्वेश्चन 20, क्या ये व्यक्ति इंग्लिश के सिवा घर पर कोई और भाषा बोलता है? अगर ये व्यक्ति दूसरी भाषा बोलती है लेकिन घर में सिर्फ इंग्लिश बोलता है तो नो इंग्लिश ओनली सेलेक्ट कीजिए। कुछ ऑप्शंस जो फॉर्म में है वो है मैंडरीन, अरबिक है, कैंटोनीस है, वियतनामीज है, इटालियन है या तो ग्रीक है। अगर आपका भाषा इस लिस्ट में नहीं है तो आप यस आधा लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लीज स्पेसिफाई के नीचे लिख सकते हैं। अगर इंग्लिश को छोड़ के और कोई भी भाषा बोलते तो वो भाषा लिखिए जो सबसे ज्यादा बोला जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो वो भाषा लिखिए जो वो बोलते हैं जब मेहमान घर पे आता है। क्वेश्चन 21, आप कितनी अच्छा से इंग्लिश बोलते हो, यानी कि अंग्रेजी बोलते हो? इस सवाल का जवाब दीजिए अगर आप इंग्लिश के अलावा और भाषा बोलते हो। फॉर्म में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आप अच्छी तरह से बोल लेते हो, ठीक से बोल लेते हो, बहुत अच्छी तरह से नहीं, या तो बिल्कुल नहीं। ये सवाल का जवाब फॉर्म में खाली रखिए अगर छोटे बच्चे हो या तो वो बात या तो बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन 22, ये व्यक्ति का वंश क्या है? 2 वंश बतलाइए। अगर आपका वंश 2 से ज्यादा है तो जो आपकी सबसे करीब वाली है वही लिखिए। वंश वो है जो हमारे पहचान है, जहाँ के हमारे माता पिता और दादा दादी है। फॉर्म में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि इंग्लिश है, आयरिश है, स्कॉटिश, चाइनीज, इटालियन, जर्मन वगैरह। अगर और कोई और वंश है तो आप फॉर्म में जरूर लिखिए। क्वेश्चन 23, यानी कि इस व्यक्ति का धर्म क्या है? ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपका कोई रिलीजन नहीं है, या तो कैथलिक हो, एंग्लिकन हो, यूनाइटिंग चर्च का हो, इस्लाम हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदुइज्म हो, ग्रीक हो। आप जो भी अप्लाई करता है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है जो आप लिखना चाहते हैं तो आधा करके आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का धर्म ऑर्थोडॉक्स है, जैसे कि मैसेडोनियन हो, ऑर्थोडॉक्स हो, सर्बियन हो और रशियन वगैरह, काफी चॉइसेस दी गई है, आप चूज कर सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 24 टू 26 के तरफ। सहायता की जरूरी के बारे में ये सवाल जो लोगों को सहायता की जरूरत है दिखाते हैं समाज में रहने के लिए। क्वेश्चन 24, क्या इस व्यक्ति को किसी की सहायता चाहिए अपने देखभाल करने के लिए, जैसे कि खाने के लिए या तो नहाने के लिए, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, जो डे टू डे का एक्टिविटी होता है। जो लोग घर पे अपने आप को खुद लुक आफ्टर करते हैं लेकिन उनको हेल्प चाहिए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए या तो कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए, तो वो इस सवाल में जवाब ना लिखिए, नो लिखिए, क्योंकि आप सिर्फ ये सब चीज में हेल्प लेते हैं। क्वेश्चन 25, क्या इस व्यक्ति को सहायता चाहिए उठने में, चलने में या बाहर जाने में? ये सवाल उस व्यक्ति के बारे में जिसे ज्यादा सहायता की जरूरत है चलने में। ख्याल में रखिए कि मोबिलिटी एड्स और परिवर्तन घर में किए जाते हैं जो उसे इस क्वेश्चन के लिए माना नहीं जाता है। क्वेश्चन 26, क्या इस व्यक्ति को कम्युनिकेट यानी कि बात वगैरह करने में कोई सहायता की जरूरी है? ये सवाल जो सहायता बात करने में है, ये सुनने में है। हियरिंग एड और सारा कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इस सवाल के लिए हेल्प यानी कि सहायता माना नहीं जाता है। क्वेश्चन 27, इस व्यक्ति को सहायता क्यों जरूरत है? ये क्वेश्चन 24, 25 और 26 सब रिलेट करते हैं। वो कौन सी कारण है कि इस व्यक्ति को सहारा की जरूरत है, सहारा या देखभाल की जरूरत है? ये क्वेश्चन उनके लिए है जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन में हाँ डाली है। अगर आपके पास पेपर फॉर्म फिल करना है तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब नो लिखिए, तो आपको नो नीड फॉर असिस्टेंस सेलेक्ट करना है। अगर इस व्यक्ति को सहायता चाहिए है क्योंकि वो इंग्लिश नहीं अच्छी तरह से बोलता है या तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टी है, तो सेलेक्ट कीजिए डिफिकल्टी विद इंग्लिश लैंग्वेज। और या तो बच्चा है या बूढ़ा है तो ओल्ड और यंग एज लिखिए। लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशंस पे हम अब बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 28, लंबी अवधि की बीमारी, लंबी अवधि की बीमारी। क्या इस व्यक्ति को किसी डॉक्टर या नर्स ने बतलाया है कि उनको लंबी लंबी अवधि की बीमारी है यानी कि लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन है? लंबी अवधि की बीमारी वो है जो 6 और या तो ज्यादा महीने से आपको है। एनी कंडीशन जो कोई भी हालात जो जाता है फिर लौट कर आ जाता है वक्त के साथ। कोई भी कंडीशन जो आपके है जिसके लिए आपको टैबलेट्स या मेडिकेशन लेनी पड़ती है उसे संभालने के लिए, जैसे लोगों को डायबिटीज वगैरह होती तो उनको इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है। कोई भी कंडीशन जो रिमिशन में है ये दरअसल ज्यादा कैंसर वाला को रिफर करता है।
कुछ आधा और कंडीशंस जो अप्लाई होता है वो है एस्मा, कैंसर है, डिमेंशिया है, डायबिटीज है, जैसे दिल का बीमारी है, कोई दिल का मरीज है, किडनी स्टोन्स वगैरह, किडनी डिजीजेस है, लंग कंडीशन हो, या तो मेंटल इलनेस वगैरह हो, या तो स्ट्रोक हो। अगर आपको कोई और बीमारी है इस सारे बीमारी के सिवा, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एनी अदर लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन। अगर कोई लंबी अवधि की बीमारी नहीं है तो नो लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन सेलेक्ट कीजिए। अब हम क्वेश्चन 29 टू 30 पे जा रहे हैं, जो पढ़ाई के बारे में है। क्वेश्चन 29 है कि क्या यह व्यक्ति स्कूल या तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है। ये क्वेश्चन ये भी जानना चाहता है कि आप फुल टाइम है या तो पार्ट टाइम है। अगर आपका बच्चा है किंडरगार्टन जा रहा है 15 घंटा से पहले, तो उसको आप फुल टाइम स्टूडेंट ही लिखिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वही ये क्वेश्चन को आंसर करेगा, क्योंकि वही स्टूडेंट माना जाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं लेकिन कोई हॉबी, जैसे कि जो आप कुछ इंटरेस्ट है वो सीख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर नो लिखेंगे स्टडिंग के। अब क्वेश्चन हमारे कुछ है यूनिवर्सिटी और टाइप के बारे में, तो आप पार्ट टाइम या तो फुल टाइम स्टूडेंट्स है, ये बेस होगा कि आपका यूनिवर्सिटी या तो टाइप क्या कंसीडर करते हैं आपकी कोर्स को। सारे अप्रेंटिस और ट्रेनीज जो होते हैं वे पार्ट टाइम स्टडी के लिए चुना जाएगा ये क्वेश्चन के लिए। इन अदर वर्ड्स, आप पार्ट टाइम स्टडी हो। अगर आप घर पे स्टडी कर रहे हैं लॉकडाउन या कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण से, और वैसे दरअसल स्कूल जाते हो, तो आप यस सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन 30, किस तरह की शिक्षा संस्था में ये व्यक्ति जाता है पढ़ने के लिए। जो लोग पढ़ रहे हैं वही ये क्वेश्चन को आंसर करेगा। जो बच्चे किंडरगार्टन में है उनको ये फॉर्म प्राइमरी स्कूल फिल करना चाहिए। अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, जिस तरह का इंस्टीट्यूट जो वो कोर्स को लेबल कर रहा है, जैसे कि अगर वो पार्ट टाइम स्टडी बोल रहा है तो आपको पार्ट टाइम लिखना पड़ेगा। अगर आप केट वर्ल्ड स्कूल जा रहे हो, यानी कि जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी कंबाइंड होता है, तो आप लेवल ऑफ स्कूलिंग वही लिखेंगे जो आप ये स्कूल आपको देती है। अगर आप कोविड 19 के कारण से या लॉकडाउन के कारण से घर पे पढ़ रहे हैं, आपकी इंस्टीट्यूट जिस तरह का लेवल देते हैं आपका कोर्स को, आप वही पिक करेंगे। क्वेश्चन 31, जो लोग 15 साल से ओल्डर है उनके लिए है ये। जब बच्चे 15 साल और नीचे के हैं, ऑनलाइन फॉर्म में ये सारा सवाल नहीं होंगे।
ये क्वेश्चन सारे स्कूलिंग के बारे में होंगे। क्वेश्चन 32, ये व्यक्ति कौन सी कक्षा तक प्राइमरी या सेकेंडरी में तक पढ़े? आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूलिंग क्या था? अगर कोई स्कूल है तो उनका सबसे हाईएस्ट ईयर लिखिए, यानी कि वो कौन सी ईयर में अभी है। अगर किसी को पढ़ाई प्राइमरी स्कूल का हो, ईयर और 8 और बिलो मार्क कीजिए। तो यानी कि अगर आप सिर्फ प्राइमरी स्कूल पढ़े हुए हैं तो ईयर 8 और बिलो मार्क कीजिए। क्वेश्चन 33, क्या यह व्यक्ति के पास कोई कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि कोई पढ़ाई का योग्यता है? ये सवाल जानना चाहता है कि आपको मान्यता प्राप्त यानी कि अक्रेडिटेड ट्रेनिंग मिली हुई है कि नहीं, और कहाँ पर, जैसे कि यूनिवर्सिटी या टाइफ में। अगर स्कूल छोड़ने के बाद, यानी कि प्राइमरी या हाई स्कूल छोड़ने के बाद ये व्यक्ति स्कूल कुछ और पढ़ाई नहीं किए, तो अब तुम्हारा आंसर नो ही रहेगा। अगर ये व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है किसी अप्रेंटिसशिप के लिए या तो सर्टिफिकेट डिग्री के लिए, तो आपका आंसर नो होगा। अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, ट्रेड प्लम्बर हो, हेयर ड्रायर नहीं, हेयर ड्रेसर हो, कैबिनेट मेकर हो, तो आप मार्क करेंगे यस, ट्रेड सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप। आपको अपना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, जो भी क्वालिफिकेशन है, यस लिखना पड़ेगा। आधा क्वालिफिकेशन अगर ये सारे क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन 34, ये व्यक्ति कौन सी लेवल तक अपना क्वालिफिकेशन, कौन सी लेवल तक इनका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन था? जैसे कि आपने डॉक्टरेट किए हो, मास्टर्स डिग्री कर किए हो, ग्रेजुएट डिप्लोमा हो, बैचलर डिग्री विद ऑनर्स हो, डिप्लोमा हो, एसोसिएट डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट हो, और सर्टिफिकेट 4 पोस्ट ट्रेड हो, सर्टिफिकेट 2 हो, सर्टिफिकेट 1 हो, जो भी हो आप जरूर इसमें लिखिए। क्वेश्चन 35, कौन सी पढ़ाई के फील्ड में आपको सबसे ज्यादा योग्यता मिली है, यानी आप पाए हैं? जैसे कि प्लम्बिंग हो, टीचिंग हो, काउंटिंग हो, हेयर ड्रेसिंग है, जो भी आपका एरिया है ऑफ स्टडी। क्वेश्चन 36, क्या ये व्यक्ति ये क्वालिफिकेशन यानी योग्यता 1998 से पहले पूरा किए हैं? क्वेश्चन 37, ये बच्चों के बारे में है, बेबीज के बारे में है। हर महिला के लिए है। आपके कितने बच्चे हुए, यानी कि वो जानना चाहते हैं आप कि कितने अपने बायोलॉजिकल बच्चे हुए हैं। इसमें आप अपने फोस्टर चिल्ड्रन या स्टेप चिल्ड्रन को शामिल नहीं कीजिए, या तो अगर आपने गोद लिए हैं। क्वेश्चन 38, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपकी आमदनी यानी इनकम के बारे में बात करती है। इस व्यक्ति की टोटल कमाई कितनी है, यानी कि आपकी घर की आमदनी कितनी है? ये अमाउंट, वो पूरा अमाउंट जो है टैक्स काटने से पहले वाली होगी, और अगर आपको कहीं और से भी मिलता हो या कोई बिजनेस से जो भी है, आपको सारे अमाउंट्स इंक्लूड करनी है। सब
सारे इनकम यहाँ पर दिखलाना चाहिए। कभी कभी लोगों को रॉयल्टी मिलती है, शायद कोई हॉबी होगा जहां से पैसा आता होगा, वो सारे दिखाने पड़ेंगे। अगर आप कोविड-19 लॉकडाउन के द्वारा अपना रिपोर्ट कर रहे हैं पेमेंट, आपको वही लिखना पड़ेगा जो कोविड रिस्ट्रिक्शन से पहले आपका इनकम था। क्वेश्चन 39, ये अपना जॉब और काम के बारे में है। पिछले सप्ताह क्या इस व्यक्ति के पास किसी तरह का नौकरी था? नौकरी जैसे कैजुअल हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, फुल टाइम हो सकता है, यानी पार्ट टाइम हो सकता है, 1 और आधा घंटा से ज़्यादा। अगर ये व्यक्ति लॉकडाउन के कारण काम नहीं कर रहा होगा, बट 4 हफ्ते पहले काम किए हैं, तो यस, बट एब्सेंट ऑन हॉलिडे, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक और टेम्पररी स्टूड डाउन लिखिए। और अगर आप लॉकडाउन में हैं और 4 हफ्ते पहले आपने काम नहीं किए हैं, तो नो डिड नॉट हैव अ जॉब। ये सवाल दरअसल लॉकडाउन से पहले वाली है कि उस वक़्त आप क्या काम कर रहे थे या नहीं? जो लोगों के पास काम नहीं है, तो आपको क्वेश्चन 51 पे बाद में जाना पड़ेगा। आप कोई वॉलंटरी या वर्क इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग येस लिखे हैं, अगर आपने लिखा है येस but absent on holidays, on paid leave, on strike or temporary stood down due to COVID lockdown, आप कुछ काम के बारे में नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस में लिखिएगा कि कोविड लॉकडाउन से पहले क्या करते थे। क्वेश्चन 40, पिछले सप्ते जो आपका मेन जॉब था, क्या आप किसी के लिए काम करते थे या अपना बिजनेस था? मेन जॉब का मतलब होता है जो जहाँ से आपका ज़्यादा इनकम आता है, और या तो ज़्यादा घंटे काम करते हैं। अगर आप अपना ओन बिज़नेस चला रहे हैं, तो आप सेलेक्ट कीजिए वर्किंग इन ओन बिज़नेस। अगर आपने अपने ओन बिज़नेस में काम किए हैं और किसी और के लिए भी काम किए हैं, ये दोनों लिखना चाहिए। तब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस उन लोगों के लिए है जिन्होंने लिखा है वर्किंग इन ओन बिज़नेस। क्वेश्चन 41 है, क्या आपका बिज़नेस अनइनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड है कि नहीं? काफ़ी सारा छोटे बिज़नेस जो होते हैं वो अनइनकॉर्पोरेटेड होते हैं। क्वेश्चन 42 है कि आपके लिए कितने लोग काम कर रहे हैं? तो ये ऑनगोइंग बेसिस पे है, जो सेंसस लाइक के डे पे कितने लोग थे। तो कुछ लोगों के लिए तो कोई और काम नहीं कर रहा है, जैसे वो सिर्फ ओनर होंगे। कुछ लोगों के लिए 1 टू 19 लोग काम कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस है। और या तो आपके लिए 20 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपको वो सिलेक्शन करने पड़ेगी। क्वेश्चन 43, पिछले सप्ताह आप जो जहाँ भी काम कर रहे थे, आपका ऑक्यूपेशन क्या था? यानी कि आपका पेशा क्या था? आप जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं लिखिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कुछ जॉब टाइटल जैसे ऐसे होते हैं कि कोई हाउसकीपर है, कोई रिटेल असिस्टेंट है, शेफ है। आप जो भी कर रहे थे और जहाँ पे ज़्यादा आवर्स था वो लिखिए।
क्वेश्चन 44, इस व्यक्ति की कौन सी मेन जॉब है इस ऑक्यूपेशन में? ये सवाल जानना चाहता है लोग क्या करते हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं, किस तरह के कार्य करते हैं। अब जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन 45, आप जो काम जहां पर नौकरी कर रहे थे यानी कि जो लास्ट वीक था, आपका एम्प्लॉयर का नाम क्या है? क्वेश्चन 46, जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वर्तमान काम कर रहे हो, वो किस तरह का इंडस्ट्री है? जैसे कि डोमेस्टिक क्लीनिंग बिजनेस वाला होगा तो वो क्लीनिंग बिजनेस होगा, या तो पेंटिंग वाला होगा। आप जितनी अच्छी तरह से हो अपना बिजनेस डिस्क्राइब कीजिए। क्वेश्चन 47, आप जहां पर काम करते हो इस बिजनेस में किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रदान होता है यानी कि प्रोड्यूस होता है? क्वेश्चन 48, आपकी जो नौकरी लास्ट वीक थी उसका एड्रेस क्या है? आपको पता लिखना पड़ेगा, जैसे कि कौन सी सब है, स्ट्रीट नेम है, और जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है आप लिखिए। अगर आप घर से काम कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो वो एड्रेस लिखिए जहां पे आप लॉकडाउन से पहले जाते थे। क्वेश्चन 49, आपने 10 अगस्त 2021 को यानी कि सेंसस नाइट जो था या दिन था, आप काम पर कैसे गए? लगता है लॉकडाउन के कारण काफी लोग तो काम पे नहीं गए थे, तो अगर उससे पहले जब आप काम पे जाते हो तो आप कैसे जाते हो? जैसे कि बस में जाते हो, फिर कार पार्क करते हो, या फिर ट्रेन पकड़ते हो, जैसे जो भी करते हो आप लिखिए। क्वेश्चन 50, पिछले सप्ते इस व्यक्ति ने कितने घंटे काम किए? इसमें आप अपना ओवर टाइम भी लिखिए, अपने सारे जॉब की वक्त इंक्लूड कीजिए। अगर आप सिक लीव पे थे या तो टाइम ऑफ लिए थे वो मत इंक्लूड कीजिए। अगर कोई काम नहीं किया है लॉकडाउन के कारण तो 0 लिखिए। क्वेश्चन 51, ये काम के बारे में कंटिन्यू हो रहा है। अगर आपके पास काम नहीं था तो क्या आप काम ढूंढ रहे थे? अगर आप काम ढूंढ रहे थे तो शायद वो आप जॉब अप्लाई कर रहे थे, या तो दोस्तों रिश्तेदारों को कांटेक्ट कर रहे थे काम के बारे में, जॉब इंटरव्यू पे जा रहे थे, और या तो जो जॉब एजेंसी होती है उनके साथ रजिस्टर हो रहे थे। अगर आप 35 आवर्स यानी 35 घंटों काम किए हैं तो आप यस लिखिए। अगर आप सेंट्रल लिंक के साथ हो या तो जॉब सीकर पेमेंट पे लास्ट 4 वीक हो तो नो, डिड नॉट लुक फॉर जॉब। क्वेश्चन 52, अगर इस व्यक्ति को जॉब मिल गया हो क्या वो लास्ट वीक काम शुरू कर सकता था? ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो अपने आंसर में लिखे हुए है यस लुक्ड फॉर फुल टाइम वर्क और लुक्ड फॉर पार्ट टाइम वर्क।
क्वेश्चन 53 ये ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स के बारे में है। 53 का क्वेश्चन है कि क्या यह व्यक्ति ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस में कभी काम किए हैं। ये ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन 54, क्या लास्ट 12 महीने में ये व्यक्ति किसी समूह सेवक यानी कि अनपेड वॉलंटियर काम किए। ये वक्त हो सकता है अपने चैरिटी स्पोर्ट्स के क्लब में काम करे, स्पोर्ट्स इवेंट में, चर्च में, नर्सिंग होम में, या तो कोई भी स्कूल इवेंट में, या तो कोई कमिटी में आपने सर्व किए हैं। आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं मिले। अगर आप फैमिली बिजनेस में अनपेड काम किए हैं तो ये सब इंक्लूड मत कीजिए। ये ज्यादातर वो चैरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछ रहे हैं, चैरिटी और जो कमिटी होती स्पोर्ट्स वाले उनके बारे में। अगर आप पार्ट ऑफ स्टडिंग काम किए हो ये भी इंक्लूड मत कीजिए। और अगर आप कोर्ट के कभी कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर के कारण से काम किए हैं फ्री, वो भी नहीं इंक्लूड कीजिए। क्वेश्चन 55, क्या पिछले सप्ताह में ये व्यक्ति कोई अनपेड डोमेस्टिक वर्क यानी कि घर का काम किए बिना पैसे के लिए, जैसे कि खाना बनाना, साफ करना, घर साफ करना, जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता है। आप अगर ये सारे कर रहे हैं तो ये इंक्लूड मत करिए, मैं बता रहा हूँ। अगर आप पार्ट ऑफ योर नॉर्मल जो काम है पेड वाली क्लीनिंग किए होंगे, या तो बच्चों एर्ली फैमिली मेंबर को लुक आफ्टर कर रहे होंगे, ये सब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप फिल कर सकते हैं। तो जो 55 है वो ज्यादातर कंसंट्रेट कर रहा है जो हमारा घर का टास्क हो, जैसे खाना बनाना, घर को लुक आफ्टर करना, वो सारे चीज। क्वेश्चन 56, पिछले 2 सप्ताह में क्या ये व्यक्ति कुछ वक्त बिताए किसी परिवार या किसी और को सेवा करने में, जैसे किसी को कोई बीमारी हो, डिसेबिलिटी हो, या बुढ़ापा के कारण से। ये सवाल से पता चलता है कि हम कितने वक्त बगैर पैसे के दूसरों का सेवा करते हैं। इसमें कुछ सेवा ऐसे होते हैं जैसे किसी को इमोशनल सपोर्ट देना है, किसी को हेल्प करना है कपड़े पहनने में, नहाने में, खाना बनाने में, गार्डनिंग करने में, और अगर उनको कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हो उसके लिए ले जाने के लिए। क्वेश्चन 57, पिछले 2 सप्ताह में क्या ये व्यक्ति कुछ वक्त बिताए किसी बच्चे को देखने के लिए, ये अपना या दूसरों का बच्चा हो सकता है जो 15 साल से कम हो। तो लॉकडाउन में कुछ बच्चों को होम स्कूलिंग करना पड़ा है, और या तो अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना पड़े, ये सब उनको रिफर करता है। अब क्वेश्चन 58 और 59 अब हम लौट कर जाते हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन उन लोगों के बारे में जो वो घर पे सेंसस नाइट पे नहीं थे।
अगर आपने लिया ऑनलाइन फॉर्म में डाला हुआ है कि आप सेंसस नाइट पे सब घर पे थे, कोई बाहर नहीं था, तो आपके क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। अगर आप पेपर फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने पहले कहा था कि कुछ लोग घर से बाहर थे, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो भरना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 58 है, 10 अगस्त की रात को कोई व्यक्ति घर पे नहीं था जो वैसे घर पे रहते हैं। शायद ये व्यक्ति अस्पताल में था, रिश्तेदारों के घर पे था, दोस्तों के साथ में था, या तो कोई शॉर्ट टर्म काम की तरफ से असाइनमेंट में बाहर गया हो, या तो छुट्टी पे था, या तो बच्चा होगा तो वो बोर्डिंग स्कूल में था, वो हो सकते हैं। और शायद शिफ्ट वर्क में था, जैसे कि नर्सेस हो, ट्रक ड्राइवर्स हो, गार्ड्स हो, जो 10 अगस्त को काम पर गए थे और 11 अगस्त को घर पे लौटे। क्वेश्चन 59, जो लोग घर पे नहीं थे उनके लिए ये आपको भरना पड़ेगा। आपको ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा अगर कोई घर पे नहीं था। उनका नाम, पूरी नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका सेक्स, और अगर ये फुल टाइम स्टूडेंट है, और इनका रिश्ता क्या है, वो जो पर्सन 1 और पर्सन 2 के साथ हमने जो अर्लियर पर्सन 1 पर्सन 2 को का इंफॉर्मेशन फिल किए थे। अब हम जा रहे हैं अपने घर के बारे में, क्वेश्चन 60 to 64। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो मकान और घर के बारे में सवाल तब भी आएगी जब कोई सवाल का जवाब देखेंगे तो जो इस घर में रहते हैं, आप उनके बारे में लिखेंगे जो इस घर में रहते हैं। क्वेश्चन 60, 10 अगस्त की रात को कितने रजिस्टर्ड गाड़ियां घर के लोगों के पास है जो या तो गैराज में था या तो घर के बाहर पार्क हुआ था। ये गाड़ी हो सकती है मोटर, जो मोटर कार है, लाइट ट्रक्स हो सकती है, मोटर होम्स हो सकती है, या मोटराइज क्रेन्स हो सकती है। रजिस्टर्ड का माने है जो कानूनी तौर पे गाड़ी चला सकते हो, जो गाड़ी रास्ते पे चल सकते हो। अगर आपका गाड़ी का पैसा भरा हुआ नहीं है तो वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, तो वो उसको गिनिए मत, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ी को गिनिए। आप ट्रैक्टर हो, बोट हो, हैवी व्हीकल हो, मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो, उनको इंक्लूड मत कीजिए। क्वेश्चन 61, ये आपके घर में रूम के बारे में है। आपके निवास स्थान में कितने बेडरूम है? मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, ये आपका घर का प्लान के में जो लिखा हुआ है, अगर आप अपना डाइनिंग रूम या वरांडा को बेडरूम बना दिए है, इसे इसे इस हम नहीं बेडरूम बोल सकते हैं इस फॉर्म में, तो वही जो लीगली आपका प्लान में है। क्वेश्चन 62, क्या इस मकान को, अब हम जानना चाहते हैं कि ये घर किसका है, तो ये जो मकान घर आप रहे वो आपका है, जैसे कि आप कोई कर्जा नहीं है, या तो कर्जा है जैसे कि मोर्गेज है, या तो आप किसी स्कीम के नीचे खरीदे हुए हैं, ये रेंटेड है, या रेंटेड है लेकिन फ्री कोई रेंट कर रहा है, और कुछ भी जवाब हो तो आप लिखिए। अगर आप
ये घर किसी से रेंट कर रहा है, ये मैं क्वेश्चन 63 पे चली गई हूँ। अगर ये घर आप किसी से रेंट कर रहे हो तो वो रियल एस्टेट एजेंट हो, या तो गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोवाइडर हो, या तो अपने पेरेंट हो, या तो कोई रेसिडेंशियल पार्क हो, या तो आपका जैसे एम्प्लॉयर हो, प्राइवेट रेंट कर रहे हो, वो कौन है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि किस से आप ये निवास रेंट कर रहे हो। नोट कीजिए कि जो गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी है, हाउसिंग डिपार्टमेंट, रेंटल है, ये सब पब्लिक हाउसिंग के नीचे आता है। और कुछ कम्युनिटी हाउसिंग प्रोवाइडर्स होते जो नॉन प्रॉफिट के होते हैं, तो ये चैरिटी या चर्च के नीचे आता है। तो ये रेंटल हाउसिंग जो लोअर इनकम के लिए है। क्वेश्चन 64, आप जो घर में रहते हो आप कितने पेमेंट करते हो। ये जानना चाहते हैं कि आपका खर्च कितना है अपने प्रॉपर्टी के लिए, मॉर्गेज कितना है, रेंट कितना है, कि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में लोग कितने पैसे भरते हैं। पूरा खर्चा लिखिए अगर आप लोग भी शेयर करते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, सिर्फ एस्टिमेट अमाउंट लिख दीजिए। ये आप वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर आपके पास कोई मॉर्गेज वगैरह नहीं है, आप ओन करते हैं आउटराइट, तो ये क्वेश्चन मत आंसर कीजिए। अब हम क्वेश्चन 65 पे आ चुके हैं। मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन थे और बहुत सारा वक्त लग रहा है, लेकिन अब हम लास्ट पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन 65 काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपसे अनुमति चाहता है कि आप अपना जानकारी जो ये फॉर्म में है वो नेशनल आर्काइव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया को क्या परमिशन देते हैं कि 99 ईयर्स के बाद पब्लिकली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने देंगे या नहीं। ये आंसर, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको आंसर करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप हाँ बोलेंगे तो 99 ईयर्स बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन पब्लिक हो सकती है, लेकिन आपकी इजाजत चाहिए। ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप अपने घर वालों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। शायद एक हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, तो जरूरी है आप उनका परमिशन ले ली। अगर बच्चा है तो आप उनके पेरेंट या लीगल गार्डियन है, तो आप आंसर कर सकते हो या तो ब्लैंक छोड़ दिए। और अगर कोई अडल्ट है जो आंसर नहीं दे सकता है, तो आप उनके बिहाफ में अगर लीगल गार्डियन हो तो आप कर सकते हो। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाल कर ये बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सेंसस के लिए भरे है। आपका रिस्पॉन्स काफी इम्पोर्टेंट है डिसीजन बनाने में। अगर आपने पेपर फॉर्म भरा है तो ये आप हमारे पास मेल कर सकते हैं। रिप्लाई पेड एनवलप जो हमने आपके पास भेजे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ जाने से पहले, सेंसस डाटा अगले साल मिड ईयर में रिलीज किया जाएगा। ये आंकड़ा कभी काफी सहायता पहुंचाएगी इम्पोर्टेंट सर्विसेज और प्रोग्राम्स प्लान करने के लिए। जैसे मैंने पहले बताया हुआ हूँ, हमारी समुदाय
यानी कि कम्युनिटीज में। और जानकारी के लिए आप www.census.abs.gov.au में जा सकते हो। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी, या तो जो नंबर मैंने पहले बताया हुआ है वो नंबर फोन कीजिए। धन्यवाद और शुक्रिया, और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।